डिसीजन लिया गया, उसके पीछे क्या मकसद है और अंदर की बात क्या है, ये सब आपको सिर्फ इसी शो में मिलेगा। आज हमारे साथ हैं जोईता बासु संडे गार्डियन की, पंकज वोरा भी संडे गार्डियन के हैं और अजीत मंडोला भी संडे गार्डियन की टीम बिल्कुल यहाँ हमारे साथ है। और आप मुझे जानते हैं प्रिया सहगल, मैं हूँ न्यूज़ एक्स की। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आज जो हो रहा है सदन में, जो बिल जो की चर्चा जो हो रही है, तो बिल की चर्चा तो हो रही है जोईता जी और पंकज जी, लेकिन अंदर जो हो रहा है मुझे उसकी टाइमिंग के बारे में आपसे पूछना था। अजीत जी पहले आप बताइए कि अभी ये बिल लाने की क्या मंशा है, कि बिल्कुल चुनाव के बीच में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस बिल को अभी लाए हैं? ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या सूझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे टाइम पर, जबकि ये बिल मानसून सत्र में भी आराम से लाया जा सकता था और विपक्ष की बातें भी सुनी जा सकती थी, लेकिन इसी समय ये मौका क्यों चुना? अब इसमें दो तरह की बातें। एक तो जो विपक्ष कहता है कि भाई 5 राज्यों के चुनाव है, तमिलनाडु और बंगाल का इलेक्शन है, उसमें मैसेज देना था प्रधानमंत्री मोदी को, भले ये कानून इम्प्लीमेंट जब होगा, जब बनेगा 2029 के लोकसभा चुनाव में। पहले ये था कि क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव भी 27 के शुरू में ही है। हाँ जी, एक मिनट में जरा पंकज जी से भी आ रही, शायद आपके माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पंकज जी ये जो बताइए कि टाइमिंग के बारे में आप बताइए, जैसे कि अजीत जी ने कहा चुनाव बीच में है, इट कैन ऑल्सो भी 10 दिन बाद भी हो सकता था। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बीच में जो आना, इसका क्या मकसद है? देखिए, ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि ये जो इस समय ये बिल को एक स्पेशल सेशन बुलाकर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाने का एक तरह से कि वो प्रयास है। और इसमें जो है कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपना देखती है कि किसको किस चीज़ पे फ़ायदा होता है। उन्होंने अगर इस सेशन एक स्पेशल सेशन बुलाकर किया है तो उसका मकसद नेचुरली पॉलिटिकल ही है। उसमें कोई समाज सेवा या ये करना, ये तो संसद में लोग चर्चा करेंगे, उसमें बहुत चीज़ें के ऊपर वो ये रोशनी डालेंगे, लेकिन असल में इसका मकसद सियासी ही है। और मेरे को नहीं लगता कि ये जो है इतनी आसानी से ये ज़बरदस्ती एक विवाद का विषय बन जाएगा, जिसमें उत्तर और दक्षिण और पूर्व और उत्तर के बीच में जो है टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी। और इस पे जो है अगर सर्वसम्मति के साथ ये सब निर्णय लिया जाता, जिसमें एक तरह से ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशंस होती और जो है उस पर सबकी राय ली जाती और उसके बाद लाया जाता, तो थोड़ी आसानी थी। अब जो है इसका एक तरह से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है संसद के अंदर, और जो है खेमे बढ़ गए हैं, और इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त इसका मकसद यही है, सियासी मकसद है। सियासी मकसद है, क्योंकि जोईता अगर देखा जाए ये बिल को अभी लाने से क्या होता है, या तो पहले जो प्लान था कि जो 2029 का जो जातीय जनगणना सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस भी होगा, तो फिर उसके बाद आप डिलिमिटेशन करेंगे ताकि जो कास्ट का फैक्टर है उसको भी अंदर लिया जाए। तो क्या ये मूव है कि उसको जल्दी ले आए, तो ताकि उनको फिर बाद में जो कास्ट के जो आंकड़े आएंगे, क्योंकि अब जाति जनगणना भी होएगी, जो उन्होंने वादा भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ऐसा करेंगे, वो उनको करना नहीं पड़ेगा? क्या ये अंदर की बात है? क्या सुना आपने? देखिए, जाति की बात तो अभी नहीं होगा लग रहा है। हाँ। क्योंकि सेंसस जो होगा, जनगणना जो होगा, और क्यों नहीं, 2011 साल की जनगणना से हम लोग अभी भी चल रहे हैं। ये जाति से पहले तो हम लोगों को भी जानना चाहिए ना कि क्या क्या हो रहा है, कितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, डेमोग्राफिक चेंज कहाँ कहाँ हुआ है, कुछ स्टेट में तो काफ़ी हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सेंस है, बनता है, और ये भी है। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि राजनीति की खेल है, देखिए इसीलिए तो राजनीति है ना, राजनीति तो इसीलिए बोलते हैं। अगर पार्टी है तो राजनीति ही करने आए हैं। राजनीति तो है। हाँ। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली अगर प्राइम मिनिस्टर के भाषण सुने हैं तो उन्होंने क्या बोले, नंबर 1, अगर क्रेडिट लेना है मैं कल अखबार में पूरा फुल पेज ये लगा के दे दूंगी, आप लोग क्रेडिट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ही सेज, वो बोल रहे थे कि वो क्रेडिट हमें भी नहीं जाएगा, आपको भी नहीं जाएगा, किसी को भी ये क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। बट डिलिमिटेशन के बारे में, हाँ, डिलिमिटेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने, वो है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे को 50%, यानी प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में ऑलरेडी आप लोगों का, वही
50% करके बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फेयर है वो। ठीक है। नहीं एक बहुत अजीत बढ़िया जी, हाँ। बात, एक बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। हाँ जी। उन्होंने कहा देखिए अगर आप सब मिलके इसको पारित कराते हैं तो मुझे लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने विरोध किया तो फिर ये मत कहना कि सारा लाभ मुझे मिल रहा है। मतलब देखिए बीजेपी ने ये दांव जो चला है कहीं ना कहीं, अब अखिलेश का अगर आप देखें जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति कहीं ना कहीं इसमें आ रही है, जाति राजनीति को भी विपक्ष ने इसमें डाल दिया है। तो बीजेपी एक मेरे को लगता है कि ये पता नहीं कल पारित होगा नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि 360 सीटें वो वोट चाहिए वो है नहीं इनके पास, 293 हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। तो अभी कल 4 बजे क्या होता है, 5 बजे होता है, 6 बजे होता है, कल पता चलेगा। लेकिन जो आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने तो अपना सीधे जाति का एजेंडा रख दिया, राइट, है ना। अखिलेश यादव ने अपना मुस्लिम प्रेम को पूरी तरीके से प्रदर्शित करा कि भाई मुसलमानों की महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने कहा भाई धर्म के आधार पर क्या मतलब इसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार क्या ये मजा ले रही है कि भाई कौन क्या कास्ट क्या पॉलिटिक्स कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन है, तमाम इलेक्शन है। तो मुझे लगता है कहीं ये कांग्रेस जाति की बात कर रही है, तो ये अखिलेश को कैसा लगता होगा अजीत जी? नहीं, निश्चित तौर है ना, पर इसमें भी ये कुछ तो उन्हीं का एजेंडा है। हाँ। ये तो समाजवादी पार्टी का आरजेडी का एजेंडा है। जाति की राजनीति करके इन दलों का जन्म हुआ है, और अब अगर कांग्रेस उनके उसको एजेंडे को छीनने की कोशिश कर रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी अखिलेश को भी लगेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा ना, अखिलेश तो हमारे मित्र हैं, मदद करते हैं। मैं भी उस जाति से आता हूं जो अति पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं आज यहाँ पहुंच गया हूं। तो मोदी भी कहीं ना कहीं सटायर मार रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी मदद करते हैं, मतलब कि मैं भी उसी जाति से आता हूं। तो कहने में विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को उलझाने के लिए कि प्रयोग चल रहा है। विपक्ष उसमें कहाँ तक अपनी राजनीति को किस तरीके से किस मोड़ पे लेगा, कल क्या करेगा, कल वोटिंग में हिस्सा लेगा नहीं लेगा। जी जोयिता जी कुछ कह रही हैं? हाँ, एक्चुअली देखो आई मीन कुछ भी बोल सकते हैं, इन लोगों की भी पता है कि अगर हम लोग बिल के अगेंस्ट वोट दे, हाँ, तो फिर हम लोग पूरा पॉइंट आई मीन ये हो जाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों को नारी सुरक्षा एक्सपोज हो जाएंगे। तो हो सकता है, तो इसीलिए इन लोग ये हो सकता है आइदर ये लोग निकल जाएगा इससे, निकल जाएंगे और वोट का नंबर्स कम हो जाएगा, वोट बिल पास हो जाएगा कि, और नहीं तो बेसिकली ये पॉलिटिक्स करेंगे, ये भाषण में बोलेंगे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, देखो सरकार ये नहीं दिया हम लोगों को, वो नहीं दिया, वो जो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया, ये बोल के वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, हाँ, पॉस्चरिंग करेंगे। मतलब ये सब पॉस्चरिंग का गेम है। फिर पंकज अगर पास होए ना होए तो हु गेन्स आउट ऑफ इट। और ये जिस तरह की फील्डिंग हो रही है कि प्रधानमंत्री खुद इस बिल को अपना फेस चेहरा दे रहे हैं और शुरू में बहुत बात कर रहे हैं। हमें बताया कल शायद अमित शाह बात करेंगे इसके बारे में। कांग्रेस की तरफ से अभी जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चर्चा है कि प्रियंका गांधी बात करेंगी इसको लेके, लेकिन जिन्होंने अभी तक बात किया है केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, इज दिस द बेस्ट टीम फॉर द कांग्रेस? राहुल गांधी क्या बोलेंगे और किस तरह से जो फील्डिंग बैटिंग ऑर्डर दिख रहा है आपको कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सरकार का तो उद्देश्य सीधा है कि ये बिल इंट्रोड्यूस करके जो है ये ऑपोजिशन को एक डिफेंसिव पोस्चरिंग में डाल दिया है। और जो है सरकार अपनी तरफ से सोच रही है कि अब हम छक्के पे छक्के लगाएंगे और ऑपोजिशन जो है वो फील्ड करती रहेगी और हार पाएगी। लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, जो बहुत सारी डिमेंशंस हैं जो सामने आनी चाहिए कि अब जो है कि इस वक्त जैसे ये सदर्न स्टेट्स का जो स्टेक है जो है पार्लियामेंट में 24% है, और अगर ये 50% इंक्रीज भी सदर्न स्टेट्स में और बाकी स्टेट्स की तरह कर दिए जाए तो अल्टीमेटली जो है सदर्न स्टेट्स 24% से लेके उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर 20% रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो है अभी परसेंटेज जो है रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 38% के लगभग है, उनकी 43% आ जाएगी। तो हिंदी हार्टलैंड जो है इसको इस पे उनको फायदा होगा। बहुत सारी सदर्न स्टेट्स हैं वो कहती है कि इसको जीडीपी और जीएसटी की कंट्रीब्यूशन के साथ लिंक कर नहीं वो समझ गई। हाँ, ये होना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि अब जो करंट पार्लियामेंट है इसमें एक सांसद अगर बोलता है उसको 7-8 मिनट से ज्यादा अधिक टाइम नहीं दिया जाता। अगर इसी पार्लियामेंट के अंदर 850 लोगों को बिठा दिया जाएगा, वो क्या नया वो कानून लाएंगे जो अगर 543 लोग नहीं ला सकते। इन 543 के लोगों के बीच के अंदर से ही अगर 33% कर देते
महिलाओं के लिए उसमें ज़्यादा आसानी होती। और ये जो है कि अगर 100 अभी 81 की स्ट्रेंथ है मंत्रिमंडल की, वो मंत्रिमंडल 81 में जो और नहीं आगे पा जो सकता खर्चा भी वो होगा। 120 में क्या कैसे? कर लेगा। मैं समझ गई। एक चीज मुझे अजीत से आपसे पूछनी थी कि अभी थोड़ा सा हम खबर से हटकर जाते हैं इस प्रोग्राम में, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कौन सी पार्टी आपको लगता है विमेंस कॉज को अच्छा सर्व कर रही है? मैं ममता बनर्जी रीजनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करिए, किसने औरतों को आगे बढ़ाया है दोनों पार्टी में से? देखिए किसी आज ने अखिलेश ने जिक्र किया था कि चीफ मिनिस्टर आपने आधा ही बनाया है। नहीं, किसी ने भी नहीं बढ़ाया, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। देखिए जब कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि राज्यसभा में ये महिला विमेंस बिल पारित कराया था और बातें हुई थी कि कांग्रेस संगठन में भी महिलाओं को एक मौका दिया जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला। अच्छा, अब वो बिल्कुल ठीक कहा कि अखिलेश ने कि भाई आज एक मुख्यमंत्री है, वो भी आधा आधी मुख्यमंत्री एक आधी है, आधी हाफ मुख्यमंत्री है दिल्ली की, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं है, सीमित अधिकार है। बाकी आपने कहीं किसी विमेंस को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया। तो बातें तो कांग्रेस ने भी बहुत करी, बीजेपी भी करती है, लेकिन अगर आप संगठन में देखेंगे, दोनों संगठनों का अगर तुलना करेंगे तो 12-14% भी नहीं आती है संख्या। तो बात शुरू में तभी ये उठी थी कि भाई पहले आप संगठन में महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को मौका दें, और उसके बाद अब आपके सारे पदाधिकारी आप बीजेपी की देखिए, कितनी विमेंस आपको याद है नाम की। अगर कोई महिला कांग्रेस में देखिए आप, कांग्रेस में भी आपको गिनी चुनी नाम भी, मेरे को लगता है एक शैलजा को अगर आप कहते हैं महिला के नाम पे शैलजा का नाम याद हो आपको होगा। और वो अपने महाराष्ट्र की जो नेत्री थी, अभी राज्यसभा से क्या नाम है भूल रहा हूँ, हिमाचल की प्रभारी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी विधानसभा लोकसभा में लाने की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में झांक कर देखे तो खाली है, झांक कर देखे तो खाली है। तो ये राजनीति तो हो ही रही है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि जो भी बड़े फैसले हों उनके कार्यकाल में हो जाएं, और ये बड़ा फैसला अगर होता है तो उनके कार्यकाल में होगा। लेकिन अब इसका सवाल ये कि आगे क्या, सवाल ये आगे क्या। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसको वो करते हैं, फिर एक देश एक चुनाव का उनका एजेंडा रह जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा, जैसे मैंने कल कहा भी, 1 लाख गैर राजनीतिक, मतलब जो राजनीतिक परिवार के लोग नहीं हैं, उनके वो युवा युवती कौन होंगे, उनको लेके आएंगे राजनीति में, उनको तैयार करेंगे वो। तो क्या जो 850 सीटें होंगी उसमें क्या वो जो नए लोग होंगे, जो गैर राजनीतिक परिवार से होंगे, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, वो यूथ होंगे, ये उन्होंने कहा युवा होंगे, मतलब हमारी उम्र से तो नए चेहरे लाएंगे। हमारी उम्र युवा की है कि अभी, तो आई डोंट नो। हम लोग इतने सारे नेगेटिव होके क्यों सोच रहे हैं या देख रहे हैं? पत्रकार है, हमारा काम है नेगेटिव होना। नेगेटिव होना नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं, हाँ कुछ तो आएंगे, पॉलिटिकल फैमिली से आएंगे कि ये होना ही है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि 270 का 270, इतना लीडर्स भी हमारे पास नहीं है कि इतने सारे उनकी पोता पोती, बेटा बेटी एक्सेट्रा इतने सारे लेके आ सके। अगर उसमें से अगर 80% भी ग्राउंड से अगर उठ के आते हैं, जमीन से जुड़कर आते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट से आ सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए, ये तो गणतंत्र की डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं जिसको, ग्राउंड में जो डेमोक्रेटाइजेशन होता है गणतंत्र, आई थिंक ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये अगर प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, अगर उनका नाम वो हिस्ट्री में लिखना चाहते हैं, उसमें दोष क्या है? ये तो फैक्ट है ना कि इसी से ये एक सेकंड ठीक कह रही हैं, ये तो फैक्ट है ना कि पहले तो किसी ने किया नहीं ना। ठीक। लेकिन मैं इसी में एक चीज बता रहा हूं, अगर आप गौर करें, पिछले पंचायत चुनाव चाहे उत्तराखंड के हों, राजस्थान के हों, अलग अलग राज्यों के जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि कोई इंजीनियरिंग कर रही थी लड़की या कोई कोर्स कर रहा था, वो छोड़ के आया और उसने वो पंचायत का चुनाव लड़ा, वो सरपंच बने हैं। उसमें कई सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो अच्छे एजुकेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग जो पंचायत से उनको चुन के आगे लाया जाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। भाई पढ़े लिखे समझदार लोग आगे आते हैं, नहीं चेहरे आए नहीं, उसमें अच्छी बात है। हमारा क्वेश्चन हर चीज का होता है कि इंटेंट भी देखना है। इम्पैक्ट तो हमने बात कर ली, जो होगा 5 साल बाद देखा जाएगा, पर नियत भी हमें देखनी है और टाइमिंग भी हमें देखनी है, दोनों चीज पे। बिकॉज हर चीज, जैसे जयिता ने कहा, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, और क्यों नहीं, राजनीतिक तो होनी है। पर पंकज जी, कांग्रेस का जो रिस्पॉन्स है, कांग्रेस ने जो स्पीकर्स फील्ड कर रही है, आपको कांग्रेस का रिस्पॉन्स कैसे लगे? कांग्रेस फंस गई है, उनको दे कैन अपोज भी नहीं कर सकते महिला सुरक्षण, उसका तो वो जिम्मा खुद ले ले कि हमने शुरू की थी बात। नहीं, कांग्रेस अपोज
नहीं करेगी। कांग्रेस ने पहले भी इस बिल को एक तरह से एक नए फॉर्म में 89 में लेके आए थे, जबकि ये बीजेपी के जो लीडर्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे बाकी लोग, उन्होंने उसको अपोज किया था। 2023 के अंदर जब सितंबर में विमेन रिजर्वेशन का वो पास हुआ तो उस वक्त सब सर्वसम्मति से हुआ था, सब यूनानिमसली ये डिसीजन लिया गया था। हाँ। इस बिल को अभी भी यूनानिमसली पास कराया जा सकता था अगर उसमें वाइडर कंसल्टेशंस होती, अगर इस बिल का जो आधार है इसके ऊपर स्पष्ट रूप से बताया जाता कि इसका आधार ये होगा और आगे चल के कैसे होगा। तो अगर इसके ऊपर डिस्कशन होती स्टेट्स के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, पर डिस्कशन का मतलब बस ठंडे बस्ते में डालना, एक वो भी है ना, हर कमिटी जो है तो फिर कमिटी बना नहीं, दो। पर 2023 में पास हुआ था ना। कहते हैं अब अगर सेंसस अगर 2006 में अगर होनी है तो आप 2011 पे क्यों जा रहे हो? कि जो है आज गौरव गोगोई ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि जब कश्मीर का सेंसस हुआ था तो इन्होंने 2011 का वो क्या कहते हैं आधार बनाया था, बेसिस बनाया था, लेकिन जब असम का हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने किया तो 2001 का बनाया था। तो देयर हैज टू बी सम बेंचमार्क कि कहीं ना कहीं पे जो है हर पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति होनी चाहिए कि ये बेंचमार्क होगा, ऐसे होगा, और उसमें ना किसी को क्रेडिट मिल रहा है ना किसी को डिसक्रेडिट मिल रहा है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो, अगर ये सीरियस है तो इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पे एक तरह से ये एक विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, इस पे यूनैनिमिटी होनी चाहिए, और यूनैनिमिटी लाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे इस बिल को ठंडे बस्ते में फॉर सम टाइम डालना पड़े या आगे करना पड़े, ये इनको यूनैनिमिटी ज्यादा जरूरी है। इस देश की अखंडता मैं ज्यादा थोड़ा सा जरूरी है। हटके आगे एक मिनट, आई जस्ट वांट टू गो, थोड़ा सा समय कम है। एक और हेडलाइन भी है अजीत जी, ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में अभी क्या अपडेट है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। हेमंता ने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी दिया है कि वो गुवाहाटी आए थे और उनको जाने दिया तो मैं पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी नौकरी ले लूंगा। तो ये इस तरह से बात करना हेमंता का, ये इसका क्या संदेश जाता है? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए अभी तो राजनीति है। हेमंत बिस्वा शर्मा इतना गंभीर आरोप लगाया, पत्नी परिवार सब पे लगा दिया। पवन खेड़ा भी अति उत्साह में आके, वो तो कांग्रेस में बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अति उत्साह में आके आप आला कमान को खुश करने के चक्कर में आप अगर पवन खेड़ा भागे फिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अब उनके लिए दिक्कत होगी। अब राज्यसभा का टिकट, जैसे आपने खुद भी कहा था कि हो सकता है उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है, इतना तो बड़ा देनी चाहिए राज्यसभा, क्यों पंकज जी? नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए, मिलेगा। ये ऐसा इतनी मेहनत कर रहे हैं। राज्यसभा थोड़ी राज्यसभा नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए आपके पास, उसके ये प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा दो। और पवन खेड़ा का कोई पॉलिटिकल जीवन जो है, कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी है, वो शीला जी के एडवाइजर थे, उन्होंने कांग्रेस में कोई उस तरह से कोई वो सफर थोड़ी तय किया है। तो वो तो ठीक है, राजनीति में अपना नंबर बढ़ाने के लिए हाईकमांड के ऊपर लगा दिया इन्होंने आरोप। अब आजकल पर अजीत जी ऐसे ही कर सकते हैं पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ओके मिला होगा। नहीं, अब वो आजकल राहुल जी को तो यूथ टीम जो है ना, उनकी जो नई टीम है वो कुछ भी समझा सकती है, उन्हें कुछ भी समझा दे रही है आपको। मतलब उनको खुद ही नहीं पता हो रहा कि मुझे क्या करना है। अब वो मैं एक एग्जांपल दूं, उत्तराखंड में वो मोहम्मद दीपक आए तो एक उनके संचार विभाग में एक वैभव वालिया है, वो दीपक को उठा के राहुल गांधी से मिला दिया उन्होंने। अब वहाँ जो बेचारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदियाल जी, वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या कर दिया इसने सारी, मतलब वो हिंदू बाहुल्य स्टेट है। अब वो उस दिन से धामी ने, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कह रहे साहब ये मोहम्मद दीपक लिखा है इसलिए राहुल गांधी मिल गया। अगर ये कोई दीपक शर्मा होता तो नहीं मिलता, नहीं मिलती। तो कांग्रेस पे सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। बाकी भगवान भरोसे, देखो कब सुधरे कांग्रेस। नो एक्चुअली बिफोर आई मीन मैं उसके विमेंस रिजर्वेशन के बारे में बात करूं, पहले बस छोटा सा मुझे बोलना है। पवन खेड़ा को देखना चाहिए था, टीम बेटर होना चाहिए था, थोड़ा इंटर्न से काम करवाया होगा, इसीलिए वो ऐसा पासपोर्ट। अच्छा नहीं, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई वुड इधर बोलना है। पंकज जी बोल रहे हैं कि ठीक है कोल्ड स्टोरेज में डाल देते बिल। नारियों के बारे में सोचिए, भारतीय नारी कितने दशक से ये लोग वेट कर रहे हैं, अब मोमेंट आया है ये पास करके
प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, और हम लोग बोल रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दीजिए। पंकज जी फंस गए आप, बताइए। पंकज जी फंस गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। महिला होके मुझे इसमें प्रॉब्लम है, अब पंकज ऐसे जी, अब बोल देखिए नहीं यहाँ पे भी सकते। 50-50 का मामला है। महिलाओं को यहाँ भी 50% है, 33 भी नहीं है। महिलाओं की नुमाइंदगी 50-50 हाँ। महिलाओं की नुमाइंदगी होनी चाहिए। महिला और इसमें सशक्तिकरण का कोई मुद्दा उठा इसमें दिया। दो वो राय नहीं है। उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में अच्छी तरह से अच्छी संख्या में होनी तो चाहिए। अभी होना चाहिए, जब हो रहा है क्यों नहीं, कल से क्यों नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि अभी होना चाहिए। उसका एक जो तरीका है, तौर तरीका सही अपनाना चाहिए, जिससे देश भी ना टूटे, देश भी ना बटे, डिफरेंसेस भी ना आए और काम भी हो जाए। 33% देने से देश क्यों टूटेगा? देखिए, देश की जड़ का फिगर देश नहीं टूट रहा है, कुछ नहीं देश होने क्यों वाला। देखिए, टूटेगा? केवल राजनीति हो रही है, परिसीमन का घबराहट है। देखो, जो जब परिसीमन होगा सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको कांग्रेस को यही टेंशन है कि पता चला जो हमारी मजबूत सीटें, मजबूत तो उनकी कोई सी भी सीट नहीं है, लेकिन उसमें उनको तो यही लगता लेगेसी है। सीट्स हैं उस पे। देखिए, तो लेकिन शुरुआत एक में- बस टोटली एंड हो रहा है, मैं शुरुआत एक में- चीज और बताना चाह रही हूँ कि शायद एक मूव ये भी आया है, अजीत मंडोला जल्दी से हाँ या ना इस पे कर सकते हैं कि ये वोटिंग जब करवाएंगे तो सब बिल को जुड़ के एक ही वोट होगी। ये नहीं कि विमेन पे अलग और डिलिमिटेशन पे अलग। तो ये एक तौर से ये भी एक्सपोज करेगा कांग्रेस, और जो सब कहते हैं कि ना हम आरक्षण को सपोर्ट करते हैं लेकिन डिलिमिटेशन को नहीं, तो वो एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि अगर ये सरकार करे कि सब बिल्स की इकट्ठे वोटिंग होगी। ऐसे कुछ सुना है आपने? नहीं, ऐसा ही आज भी उन्होंने हालांकि आज 2 बार हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि आखिर में उन्होंने ये कहा कि जब चर्चा के लिए तीनों बिलों को एक साथ वो कर दिया गया, तो मुझे लगता है कल एक ही उस पर पहले तो वोटिंग होगी कि नहीं, मुझे उसमें भी वो है। नहीं है। पहले तो क्या होता है, हो सकता है कि सब लोग कहेंगे हम तो नहीं कर रहे हैं, हम चलिए, उसके वो हैं। तो कल की बात कल देखेंगे, कल लेकिन देखेंगे। अभी तक अंदर की खबर हम आपके पास लाए हैं, ये हमारे स्पेशल शो पे, जहां पे हमारे चैनल और ग्रुप के एडिटर्स ने आपको अंदर की बात दी, हेडलाइंस के पीछे। नमस्कार।